नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। क्या आप जानते हैं देश में जिस तिरंगे को लोग आन बान के साथ फहराते हैं वो कहां बनता है? तो चलिए हम आपको इसकी पूरी कहानी दिखाते हैं, उस जगह के बारे में बताते हैं जहां तिरंगे को तैयार किया जाता है। पंद्रह अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के लिए पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ना पड़ी। तमाम लोगों का बलिदान हुआ और यह लड़ाई लड़ी गई तिरंगा झंडे के नीचे। इसीलिए देश जब आजाद हुआ तो इसी तिरंगे झंडे को हमने राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया और राष्ट्रीय ध्वज ही पूरे देश में फहराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तिरंगा झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज बनाने की जो प्रोसेस है वो ग्वालियर में पूरी होती है। देश में सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहां राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए भारत सरकार ने अधिकृत किया है। इसका एक पूरी की पूरी संहिता है और अभी लगभग 15 से 18 जो राज्य हैं उनमें ग्वालियर का जो बनाया हुआ यह तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और ग्वालियर में जो मध्य भारत खादी संघ के लैब में इसको बनाने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। देश में सरकारी नियमों के तहत राष्ट्रीय ध्वज बनाने की इजाजत सिर्फ दो ही जगहों को है। एक कर्नाटक का हुबली केंद्र और दूसरा ग्वालियर। उत्तर भारत में अकेला ग्वालियर का मध्य भारत खादी संघ ही ये काम करता है। ग्वालियर से बने झंडे मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और दक्षिण भारत तक भेजे जाते हैं। इस बार 196 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके ये झंडे तैयार किए हैं, जिन्हें अलग अलग लेवल पर 20 से 25 तरीके की कड़ी जांच के बाद ही बाहर भेजा जाता है। हमारे साथ तो रमाकांत जी हैं जो इसके सचिव हैं। उनसे जानना चाहते हैं कहाँ कहाँ जाएगा और क्या कैसे कैसे इस बार कितनी इसके लिए डिमांड हुई है। ये जो है इस बार कितने राज्यों में जाएगा? वर्तमान में अभी 18 प्रदेशों में हम लोग माल भेज चुके हैं। लगभग 43 लाख रुपए का माल गया है, जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है। ऐसे टोटल 18 प्रदेशों में 43 लाख रुपए का माल अभी तक जा चुका है। अभी हमारे पास करीबन 11-12 लाख के ऑर्डर हो रहे हैं, वो आज भी पैक होके जा रहे हैं। अच्छा, कितने राज्यों में जो है अभी तक कितनी ध्वज जाएंगे और कितने की लागत उसमें आएगी? अभी ध्वज संख्या लगभग 4600 झंडे हमारे चले गए, जिसकी कीमत है 43 लाख रुपए की कीमत है। और अभी 10-12 दिन में और झंडे हमारे डिस्पैच। ग्वालियर की संस्था का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत साल 1925 में चरखा संघ के रूप में हुई थी। पहले यहाँ साल भर में केवल 10 से 12 हजार झंडे ही बन पाते थे, लेकिन अब मांग इतनी बढ़ गई कि हर साल 20 से 30 हजार झंडे तैयार हो रहे हैं। इस बार संस्था ने करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के झंडे सप्लाई किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा है। झंडा फहराया जाएगा या राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और ग्वालियर में जो मध्य भारत खादी संघ के लैब में इसको बनाने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। की स्थापना 1930 में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज पिछले हम करीबन 35 साल से बना रहे हैं, लेकिन BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज हम 2016 से बना रहे हैं।
उत्तर भारत में इकलौती अपनी संस्था है जो खादी कॉटन का राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए BIS ने ऑथराइज किया। तो देखिए, ये अकेली ऐसी संस्था है पूरे देश में जहां खादी कॉटन से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाते हैं और ये बनाने का सिलसिला जारी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ सिलाई का काम चल रहा है और ये इसको जो है कोडिंग की जा रही है और इसके बाद हम देखेंगे कि एक लंबी प्रोसेस के बाद राष्ट्रीय तिरंगा निकलता है, राष्ट्रीय ध्वज बनता है और राष्ट्रीय ध्वज की एक पूरी की पूरी संहिता है। झंडे को बांधने वाली रस्सी और लकड़ी की गुल्ली खास होती है। झंडा में लगने वाली रस्सी सीसल वुड की होती है। ये देश में कम ही पाई जाती है। ये रस्सी पहले विदेश से मंगाई जाती थी, पर अब पश्चिम बंगाल में ही मिल जाती है। तो हम आपको इसकी प्रयोगशाला में लेके चलते हैं जहां ये पता चलता है कि अब ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने लायक हो गया है, यानी इसे राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिल गई है। ये राष्ट्रीय ध्वज प्रयोगशाला है और यहाँ हम जानते हैं कि किस तरह से इसमें देखिए ये सब तैयार रखे हुए हैं राष्ट्रीय ध्वज। और हम जानते हैं कि यहाँ की जो इंचार्ज हैं उन्हीं से जानते हैं कि वो बताएंगे कि आखिर इसको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ध्वज को मार्क किया जाता है। जो ISO इनको मिला हुआ है उसके अनुसार। यूनिट की प्रभारी नीलू के मुताबिक किसी भी खादी संघ के लिए तिरंगे तैयार करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सरकार की अपनी गाइडलाइन है, उसी के अनुसार तिरंगे तैयार करने होते हैं। यही कारण है जब ये तिरंगे तैयार किए जाते हैं तो बारीकी से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। क्या इसके लिए मापदंड हैं, तो ये हम इनको जानना चाहेंगे। नीलू जी, यहाँ बताइए आप इधर कि ये जो झंडा है इसको किस तरह से यहाँ लैब में कैसे करते कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये जब कि कितने प्रोसेस से कितने तरीके से गुजरता है ये झंडा। नेशनल फ्लैग बनाने के लिए जो हम ISI का फ्लैग बनाते हैं उसमें करीब 20 से 25 टेस्टिंग हमारी रहती है। तो ये टेस्टिंग हम जब कपड़ा बनवाते हैं, स्पिनिंग करवाते हैं, धागा बनवाते हैं, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो फिनिशिंग, वो हमारा टेस्टिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कपड़ा बनता है, डाइंग होता है, तो हर चरण पे हम वो टेस्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है। और फिर उसके बाद कटिंग करवाने के बाद हम अशोक चक्र बनवाते हैं सफेद पे, उसकी कलर फास्टनेस की टेस्टिंग करते हैं, pH वैल्यू टेस्ट करते हैं और काफी सारी टेस्टिंग हम उसमें करनी पड़ती है। उसके बाद हम ISI का उसको सील लगाते तो हैं। ये हम जानना चाहेंगे इस मशीन से किस तरह से आप कलर टेस्ट करते हैं और क्या किस तरह से इसको प्रमाणित किया जाता है। ये जो मशीन है जी, इसमें क्या पैनल कई लगे रहते हैं फ्लैग में। एक तो हमारा ये ग्रीन रहता है, ग्रीन में भी 2 पट्टियां हम अटैच करते हैं, एक ये और एक ये। इनमें कोई कलर का वेरिएशन ना हो, तो ये टेस्टिंग हम करते हैं जिससे कोई अंतर ना है कपड़े में। और वो हर लाइट में, जैसे डे लाइट है, फ्लोरोसेंट लाइट है, ट्यूब लाइट है, हर लाइट में वो क्लियर दिखे, एक जैसा दिखे, अलग अलग इफेक्ट ना आए, इसलिए इसकी टेस्टिंग हम इसमें करते हैं। मध्य भारत खादी संघ की ध्वज निर्माण यूनिट में अलग अलग 9 से 10 साइज में तिरंगे बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग 2 बाई 3 फीट से लेकर 6 बाई 4 फीट वाले झंडों की रहती है। इसके अलावा मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की गाड़ियों पर लगने वाले सबसे छोटे आकार के झंडे भी यही बनते हैं। तो इस अच्छा, तरह कितने साइज के किस किस साइज के ध्वज बनाए जाते हैं। जी, हमारे यहाँ करीब 9 से 10 साइज हम फ्लैग बनाते हैं। सबसे छोटा साइज हमारे यहाँ कार फ्लैग रहता है और अभी सबसे बड़ा साइज हमारा 8 बाई 12 का चल रहा है, जिसमें से 3 फ्लैग की हमने ISI ले रखी है, 2 बाई 3, 3 बाई 4.5, 6 बाई 4। बिल्कुल, तो देखिए 3 फ्लैग की इनके पास ISI है और खादी से बनने वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यही बनाया जाता है। सबसे ज्यादा डिमांड रमाकांत जी कौन से राष्ट्रीय ध्वज की यहाँ आई हुई है। वैसे हर साल रहती थी 2 बाई 3 की, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड है वो 4 बाई 6 की और 9 बाई 12 की डिमांड रही है। अच्छा, तो देखिए अब ये सारे के सारे राष्ट्रीय ध्वज जो है तैयारी की प्रोसेस में हैं। इनको बस लैब में एक बार परीक्षण होना और उसके बाद ये रवाना हो जाएंगे। ग्वालियर स्थित इस केंद्र की
15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है वो वहाँ की अलग अलग जगह पे जो शासकीय भवन है या स्वतंत्रता दिवस परेड है उनमें इनका सम्मान पूर्वक ध्वजारोहण किया जाएगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। एमपी के उज्जैन में एक गांव ऐसा भी है जहां देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक 800 से ज्यादा युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर चुके हैं। गांव के कई परिवार ऐसे हैं जहां एक नहीं बल्कि 2 से 3 सदस्य सेना में रह चुके हैं। शहर में करीब 55 किलोमीटर दूर तराना तहसील के कनासिया गांव में सैन्य परंपरा करीब 6 दशक पहले शुरू हुई थी और आज भी उसी जोश के साथ आगे बढ़ रही है। गांव की गलियों में सेना से सेवानिवृत्त जवान मिलते हैं तो मैदान में नई पीढ़ी को फौज की तैयारी कराते युवा नजर आते हैं। यही वजह है कि कनासिया पूरे देश और प्रदेश में देशभक्ति की मिसाल बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में फौजियों का गांव, हर घर से निकलता है वीर जवान। कनासिया गांव का देश को सलाम। कनासिया मध्य प्रदेश के उज्जैन में देशभक्ति की मिसाल पेश करता एक ऐसा गांव जहां देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, जहां हर घर में एक फौजी है। 5000 से ज्यादा आबादी वाले वीरों के गांव कनासिया ने अब तक 800 से ज्यादा फौजी देश को दिए हैं। युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर चुके हैं। गांव के कई परिवार ऐसे हैं जहां एक नहीं बल्कि 2 से 3 सदस्य सेना में रह चुके हैं। इस गांव में ऐसे कितने युवा हैं जो देश की सेवा में लगे हैं? अभी हमारे गांव में सर एक सर्विसमैन और सर्विस में मिला के 700 से 800 युवा तक। कौन कौन से इसमें थल में, जैसे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है? सर तीनों में है, जल सेना में, थल सेना में और वायु सेना में भी है, लेकिन थल सेना में सबसे ज्यादा युवा है। शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर तराना तहसील के कनासिया गांव में सैन्य परंपरा करीब 6 दशक पहले शुरू हुई थी। एनडीटीवी की टीम कनासिया गांव पहुंची तो यहां बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक का जोश हाई नजर आया। गांव की गलियों में सेना से सेवानिवृत्त जवान मिले तो मैदान में नई पीढ़ी को फौज की तैयारियां कराते युवा नजर आए। यही वजह है कि कनासिया गांव अब पूरे प्रदेश में देशभक्ति की मिसाल बनता जा रहा है। मैंने सर 97 में आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद में ट्रेनिंग का पीरियड होता है हमारा, बेसिक ट्रेनिंग और ट्रेड ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपनी 11 मैकेनाइज इन्फेंट्री में गया। मैं जो फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी हरियाणा हिसार में थी। उसके उपरांत फिर मैंने 2 साल के लिए आरआर जम्मू कश्मीर में टर्नओवर हुआ। उसमें हमें असली आर्मी का पता चला कि एक फौजी का जीवन क्या होता है, कैसे उसको रहना है, क्या करता है, कहाँ पे रहता है, पहाड़ों में कैसे रहना है, हर चीज का हमें पता चला। खास बात यह है कि गांव में आज भी वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने गांव में अपने 2 फौजी भाइयों के साथ देशभक्ति की अलख जगाई और उन्हीं की प्रेरणा से हर घर से फौजी निकल रहा है। साल 1963 में शालाग्राम ने सेना में भर्ती होकर सैन्य परंपरा की नींव रखी। इसके बाद उनके भाई सोहन देथलिया और रणछोड़ लाल भी सेना में शामिल हुए। तीनों भाइयों ने 1965-1971 के युद्ध के दौरान देश की ओर से मोर्चा संभाला। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर के भी वो गवाह रहे। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने गांव लौटकर युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। रणछोड़ लाल का करीब 6 साल पहले निधन हो चुका है, जबकि सोहन मौजूदा समय में उज्जैन में रहते हैं। कनासिया में आज भी सेना की तैयारी का सिलसिला जारी है। रिटायर्ड हवलदार कमल किशोर पटेल साल 1997 में सेना में भर्ती हुए थे। राष्ट्रीय राइफल्स में उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी योगदान दिया।
अब वो खेती के साथ गांव के मैदान में युवाओं को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग देते हैं। रोजाना करीब 100 बच्चे उनके साथ अभ्यास करते हैं। दौड़, शारीरिक दक्षता और अनुशासन की ट्रेनिंग लेकर ये युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। भर्ती होने के बाद 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे हमारी यूनिटें राजस्थान, हरियाणा और ये पंजाब बॉर्डर इन पे लगी रहती है। उस समय जो कारगिल की लड़ाई हुई थी वो पहाड़ी क्षेत्र की थी और हम सभी तैयार पूरी बॉर्डर को कवर करके बैठे। अच्छा, ऐसे इस गांव के इतने युवा जो हैं, वो इसमें से कुछ युवा ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर और जैसे पुलवामा में हमला हुआ था जी, उसमें भी उन्होंने अपनी सेवा दी है सर। हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे अभी जो प्रेजेंट है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा हमले में अपनी सेवाएं दी है। गांव के पहले सैनिक शालाग्राम बताते हैं कि उन्होंने महज 18 साल की उम्र में सेना की वर्दी पहन ली थी। उस समय उनका मासिक वेतन सिर्फ 60 रुपए था। करीब 15 साल सेना में सेवा देने के बाद साल 1978 में वो 300 रुपए मासिक वेतन पर सेवानिवृत्त हुए। वो बताते हैं कि उस समय पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी हथियार पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया से लाए गए खच्चर सेना के परिवहन का अहम हिस्सा थे। एक खच्चर करीब 12 बंदूकें तक ढोता था। एनडीटीवी के कैमरे पर रिटायर्ड हवलदार विनोद पटेल भी आए। विनोद ने बताया कि गांव में संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन युवाओं के हौसले में कोई कमी नहीं है। युवा खुद मैदान तैयार करते हैं और सुबह शाम अभ्यास करते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण संसाधन मिले तो कनासिया देश सेवा की नई मिसाल कायम कर सकता है। गांव के ही सैनिकों ने बताया कि सांप्रदायिक दंगों के दौरान गांव के ही सैनिक बद्रीदास बीएसएफ में सेवा के दौरान शहीद हुए थे, जिनके सम्मान में महाकाल रोड पर चौराहे और चौकी का नामकरण हुआ। पप्पू पिता रामचरण जो कि बीएसएफ में कार्यरत थे, वो खंडवा में शहीद हुए थे। गांव के ही रूगनाथ कुंभकार ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया। आज कनासिया में सेना, अग्निवीर और दूसरी शासकीय सेवाओं में युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। गांव के सेवानिवृत्त सैनिक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं और युवाओं को बताते हैं कि सेना की वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा और सम्मान का प्रतीक है। कितना उत्साह रहा, आपने भी सेवा दी है, आप रिटायर हैं, लेकिन आपके समय क्या क्या हुआ और क्या क्या आपने देखा अभी तक? सर, मैं 2001 में भर्ती हुआ, 17 साल नौकरी की, 2017 में रिटायरमेंट हुआ। 8 जगह मुझे मेरी पोस्टिंग होने का मतलब मुझे मौका मिला। 8 जगह में पोस्टेड रहा। उनमें सर सबसे मेन कार्रवाई हमारी जो हुई वो जम्मू कठुआ में हमारे साथ में जो हादसा होना था वो हुआ, लेकिन बंदों ने अच्छी तरह से उसका सामना किया और 2 आतंकवादी घुसे थे हमारे यूनिट के अंदर, दोनों को मार गिराया। किस पोजीशन पे थे आप? सर एक्चुअली उस टाइम पे हम तो निंद्रा में होते, जो सेंट्री होते हैं, सेंट्री मुस्तैद थे, तो जो सेंट्री ने फिर जगाया। एक तरह की कार्रवाई होती है हमारे यहाँ पर कि कैसे जगाना, कोई आतंकवादी होता तो वो फिर अलर्ट करते हैं। तो हथियार सबके पास होते हैं, तो सारे स्टैंड टू हो गए और उनको मार गिराया। क्या सेवा दे रहे थे आप वहाँ पे? मैं सप्लाई कोर में था सर, एएससी सप्लाई कोर जिसको बोलते हैं। जितना भी राशन सप्लाई होता है सर, खाने से लेके पेट्रोल, फ्यूल वगैरह, जो भी आम्नेशन वगैरह, ये सब सप्लाई करने का हमारा काम होता है। कनासिया गांव से देशभक्ति कर जान न्यौछावर करने वाले युवाओं की होड़ सी लगी हुई है और ये दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन इस गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराकर देश सेवा के लिए और बड़े पैमाने पर जवानों को तैयार कर सकता है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की रौनक पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखने को मिल रही है। देश की सरकारी इमारतों को 3 रंग की खास रोशनी से सजाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सजे सरकारी भवन, दुल्हन की तरह सजी राजधानी दिल्ली, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया भोपाल। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें
और सरकारी मुख्यालय तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी। कर्तव्य पथ पर स्थित इंडिया गेट को केसरिया, सफेद और हरे रंगों की विशेष लेजर लाइट से रोशन किया गया। वहीं रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की दीवारें गतिशील रोशनी से नहाई नजर आई। इन इमारतों पर तिरंगे का प्रतिबिंब दिल्ली वासियों को भारत की संप्रभुता और गौरव का एहसास कराता नजर आया। इसके अलावा दिल्ली के एयरफोर्स हेडक्वार्टर और दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी केसरिया, सफेद और हरे रंग की लाइटों से रोशन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद मशहूर सलाल बांध को तिरंगे के रंगों की रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। चिनाब नदी के पानी और अंधेरे आसमान के बीच जगमगाता ये नजारा देश की देशभक्ति और उत्साह को दर्शाता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया गया। इस अभियान के तहत सूर्यपुत्री तवी नदी पर बने प्रमुख पुल को राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग की खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। श्रीनगर में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखने को मिली। श्रीनगर के ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों को तिरंगे के रंगों वाली आकर्षक रोशनी से सजाया गया। लाल चौक का घंटा घर, शंकराचार्य मंदिर, परी महल और ओल्ड सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण भवनों को भव्य रोशनी से जगमग किया गया। चंडीगढ़ भी देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पूरी तरह से केसरिया, सफेद और हरे रंग की एलईडी लाइटों से सराबोर नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी भोपाल प्रमुख सरकारी भवन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। शाम ढलते ही मंत्रालय, विधानसभा, लोक भवन और मिंटो हॉल की भव्य सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। तिरंगे के रंगों से सजे इन भवनों ने राजधानी को उत्सव का नया स्वरूप दे दिया। रोशनी से नहाई इमारतों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया। प्रतिवर्षानुसार तैयारी होती है, मुख्य कार्यक्रम की तैयारी भी है, निगम स्तर पे जो कार्यक्रम होता है उसकी भी तैयारी हो रही है। स्टेडियम पे तैयारियां चल रही हैं और इस बार जो नया एक है कि राष्ट्रगीत का गायन भी होना है, उसका भी हम लोग पूरा कार्यक्रम में उसका व्यवस्था करके और राष्ट्रगीत का भी पूरे सम्मानपूर्वक गायन किया। बुरहानपुर में भी स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखने को मिली। शहर के प्रमुख शासकीय भवनों और महापुरुषों की प्रतिमाओं को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। कई इमारतें तिरंगे के रंग में रोशन नजर आ रही हैं, जिसे देखने के लिए लोग भी उत्साहित हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर को तिरंगे की रोशनी से बेहद खूबसूरती से सजाया गया। हवा महल, नाहरगढ़ किला, जंतर मंतर और सरगासूली जैसी ऐतिहासिक इमारतें पहली बार भव्य तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी। झारखंड की राजधानी रांची में भी स्वतंत्रता दिवस पर प्रमुख सरकारी और ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंगों की खूबसूरत लाइटिंग से जगमगा उठी। झारखंड विधानसभा भवन 3 रंग की रोशनी में नहाया नजर आया, तो हाईकोर्ट भवन को भी देशभक्ति के रंग में शानदार तरीके से रोशन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता के ऐतिहासिक और प्रमुख सरकारी भवन तिरंगे की आकर्षक रोशनी से जगमगा उठे। विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग, आरबीआई की इमारत, शहीद मीनार और
कलकत्ता हाई कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित स्थल भव्य रूप से रोशन किए गए। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्यामलां वन्दे